स्वागत है आपका LTGR से GDC की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। आप सभी को आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 आपके लिए लेकर आए हुए हैं और आप सभी सम्मानित सदस्यों का हम स्वागत करते हैं। और आप में से जो भी सदस्य हमारे इस प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहते हैं, वीडियो के नीचे लिंक में टेलीग्राम का आपको जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप ज़रूर करें और हमारे इस टेस्ट सीरीज़ को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे 15 वर्षों के पढ़ाने का अनुभव का आप लाभ उठा सकते हैं। सभी परीक्षाओं में, चाहे वनडे की परीक्षा हो, टीचिंग की परीक्षा हो या फिर सिविल सर्विस की परीक्षा हो, हमने अपने बच्चों को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह किया है और आपकी सफलता के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। और ये प्रोग्राम आपके तक हम पहुँचा रहे हैं अपने प्रिय अनुज टेक्निकल इंजीनियर मनोज जी के सौजन्य से, और वो पीछे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये प्रोग्राम संभव ही नहीं था। और टेक्निकल तरीके से जो भी कमियां हैं वो दूर करते जा रहे हैं। बड़े प्यार से हम उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और शुभकामनाएं। आइए, स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज नंबर 8 में। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 की व्याख्या करने चल रहे हैं। आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराने में हमारा सहयोग करें, क्योंकि आप सबके सहयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक आपका प्यार नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति कितना ही काबिल और योग्य क्यों ना हो, वो सफल नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का ये प्यार हमें ज़रूर मिलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, हीलियम, जलवाष्प। तो आपको बता दें कि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का प्रमुख कारण जो है वो है धूल कण। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बी होगा। धूल कण, यह कण प्रकाश को सभी दिशाओं में क्या कर देता है? बिखेर देता है, और यही कारण है कि हमारा आसमान नीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद क्वेश्चन है, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी। तो भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर हुई थी। यहाँ आपको बता दें अंतर्राज्यीय, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी होगा। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 263 में आप विशेष ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। आइए, आप सबको हम अपना फ़ोन नंबर लिख दे रहे हैं। 87 एक मिनट रुक जाइए, हमारा नंबर मुझे याद नहीं आ रहा। 87 हाँ जी हाँ, 87 86 83 है। जी हाँ, क्षमा करिएगा, कभी कभी भूल जाता है। तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 87 86 83। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप जरूर करें, अपना नाम लिखकर और अपने ज़िले का नाम लिखकर। और ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं, आपको आसानी से मिलेगा और हमारे 15 वर्षों के पढ़ाने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। 2018 में LT का हमने रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन दिया था। आप कह सकते हैं 100% रिजल्ट हमने दिया है। तो सभी सम्मानित सदस्यों से उम्मीद करते हैं आपको सफल बनाने में हम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निर्वाह करेंगे, ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प ए होगा। इसमें दिया हुआ है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो जाहिर सी बात है विटामिन ए संतरा नहीं है, संतरा विटामिन सी का स्रोत है और सभी पीले फल विटामिन ए के स्रोत होते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर होगा ये है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर होगा बी। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ पीस। इस पर हमने एक छोटा सा वीडियो भी बनाया है यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें भारत में महापुरुषों के नाम से जितनी भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, 2 या 3 मिनट का ये वीडियो है। हमारे आप यूट्यूब चैनल श्री जी सक्सेस पॉइंट जो आप देख रहे हैं, इस पर जा कर के आप वो देख सकते हैं। भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर के जिन महान पुरुषों पर
प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा है, स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो है ये राजस्थान में नहीं, बल्कि ये जो है आपका अवस्थित है। सवाल ये पूछ रहा है कि स्टैच्यू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है। जैन आचार्य श्री वल्लभ सूरीश्वर की ये प्रतिमा है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा। इको मार्क आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी होगा। इको मार्क पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री बनाने वाली कंपनियों को दिया जाता है उनके प्रोडक्ट के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ये ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होगा। और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। आप लोगों से मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, सभी सम्मानित सदस्यों से, कि मौलिक कर्तव्य को आयोग इन दिनों बड़ा इम्पॉर्टेंट बना दिया है और एक क्वेश्चन वो अक्सर डाल रहा है। इसलिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं, सरसरी निगाह से आप जरूर पढ़ लीजिए। संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों की संख्या पहले 10 थी, अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। आम चुनाव में मतदान करना, देखिए आम चुनाव में मतदान करना हमारा आपका राष्ट्रीय कर्तव्य जरूर है, लेकिन यह मौलिक कर्तव्यों में नहीं शामिल किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो सुमेलित नहीं है वो है विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा डी, आप ध्यान रखेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए, 101वें संविधान संशोधन द्वारा आप सभी जानते हैं जीएसटी आया है। और क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों को होने वाली बीमारी है। आप सभी जानते हैं कि नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये बीमारी होती है। जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण बच्चों को ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ये प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमने लिख दिया डी। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपको सामने लिख रहे हैं, इसका उत्तर होगा बी। इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन यह है कि सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति कुछ से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है और यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन, अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। जी हाँ, बिल्कुल दोनों कथन सही हैं पर व्याख्या नहीं हो रही है, तो इसके विशेष ध्यान देंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, वायु प्रदूषण का प्रमुख पहचान क्या है, कारक क्या है, सूचक क्या है? ये प्रश्न भी आयोग खूब पूछता है, आप सभी जानते हैं लाइकेन है, तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर सी। ये लाइकेन वाला जो शब्द है ये कई बार पूछा गया है। वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये राज्यों को दिया गया है और राज्यों को बताना है कि उनका गठन कैसे हुआ था। विकल्प है गोवा, तेलंगाना, झारखंड, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर होगा वो होगा बी। हम आंसर लिख दे रहे हैं लेकिन इसकी व्याख्या भी कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा बी। और बता दें कि गोवा 1961 में भारत में विलय किया गया। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था और उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो सबसे पहले गोवा का गठन 1987 में हुआ था और पंजाब से हिंदी भाषी को अलग करके हरियाणा बनाया गया 1966 में, 1966 में। इसके पश्चात झारखंड और इसके पश्चात तेलंगाना का गठन हुआ। यानी सबसे पहले आपका हरियाणा होगा, फिर गोवा और फिर झारखंड और इसके बाद जून 2014 में तेलंगाना का गठन हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर होगा, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर होगा सी और क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर
17 का उत्तर होगा जो है ये भी सी। और क्वेश्चन नंबर 18 का भी उत्तर जो होगा वो भी होगा सी। तो लगभग आपको व्याख्या कर दे रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 से। तो क्वेश्चन नंबर 14 यह है कि कौन से पत्रकार थे जिन्होंने धरासना की घटना का विवरण लिखा। आप सभी जानते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिए रवाना हुए और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा, तो सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में लोगों ने धरासना के नमक मिल पर हमला किया, जिसमें पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। धरासना की घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी है। धरासना का ये गोदाम जो है गुजरात में था और इस घटना का विवरण अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर ने अपने समाचार पत्र न्यू फ्रीमैन में किया था। क्वेश्चन नंबर 14 की व्याख्या। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ओजोन परत संरक्षण के लिए सबसे सकारात्मक कदम उठाया गया और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC के उत्पादन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। जन्म दर के संबंध में आपको विचार करना है और उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 16, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। जी हाँ, नगरीकरण होती है तो लोगों में साक्षरता बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, तो लोग बच्चे सीमित करते हैं। और दूसरा है ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। जाहिर सी बात है, आप जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, आपके पास बच्चों की संख्या मतलब उसी हिसाब से परिवार नियोजन कार्यक्रमों को आप अपनाते हैं। आमतौर पर आप देखें तो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोगों के पास बच्चे 1 या 2 हैं, तो यानी दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछ रहा है कल्याण विधेयक 2021 के संबंध में आपको विचार करना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संबंध में विचार करना है। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1% प्रति हजार तक कम करना है। वर्तमान में राज्य की प्रजनन दर 2.7 है, तो दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया गया है कि सुमेलित करना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, राज्य के नीति निषेध तत्व आयरलैंड, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। तो यहाँ आपको पता है केंद्र की अवशिष्ट शक्तियों को ऑस्ट्रेलिया से नहीं बल्कि कनाडा के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने आंसर दे दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 19 पर हम बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर होगा सी। सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है 8738 जो आप हमारा फ़ोन नंबर है उस पर आप 8738868313 पर आप संपर्क करें हमें फ़ोन करके, और व्हाट्सएप पे भी आप ये कह सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। सभी सदस्यों से निवेदन है जो भी हमसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, GRC GDC की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासें भी उसकी चल रही हैं, वो आप हमसे संपर्क करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, हमने आपको उत्तर दिया सी। और क्वेश्चन नंबर 19 की व्याख्या ये है कि इसमें स्थान दिया हुआ है और संस्थान जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। तो आपको बता दें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड जो है ये नागपुर में है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है ये हैदराबाद में है, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है ये भुवनेश्वर में है, जिसे आप नालको के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर ए होगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति की समीक्षा कौन करता है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प ए। कल के टेस्ट सीरीज में हमने इसकी स्पष्ट व्याख्या किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है राजा रंजीत सिंह किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? जिसका विकल्प बी होगा। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 है भारतीय संसद की कार्रवाई शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का समय को शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 में ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 का कथन है और उसका घटनाओं का क्रम है। गोलकनाथवाद है, केशवानंद भारतीवाद है, 24वां संविधान संशोधन है और 42वां संविधान संशोधन है। तो कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया था इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज में। यहाँ पर भी बता दें, गोलकनाथवाद सबसे पहले आएगा, फिर केशवानंद, गोलकनाथवाद के बाद 24वां संविधान संशोधन है, केशवानंद भारतीवाद है और इसके बाद 42वां संविधान संशोधन है। 24 का आंसर होगा ए। और सबसे बड़ी लैगोन झील कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछ रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बी। और नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित नहीं है, संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्ष, संघी। तो इसका उत्तर होगा डी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 का जो है उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है, तो तकनीकी विद और नौकरशाह ये आर्थिक कारक, ये उत्तर नहीं होंगे, यानी 30 का आंसर डी होगा। बाकी जो विकल्प में दिया गया है वो आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं, जैसे पूंजी या जरूरी है, जनसंख्या है, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन है, ये सब जरूरी है। और रिंग लामेन स्केल का प्रयोग किसके घनत्व को मापने के लिए किया जाता है, तो उत्तर है धुआं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कुछ विकल्प दिए गए हैं और उन पर विचार करके इसे बताना है कौन सा सही है। अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। सवाल ये था कि जो बाइकॉम सत्याग्रह हुआ था, जो केरल में हुआ था, और दलित समुदाय के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए बाइकॉम सत्याग्रह, तो उसी बाइकॉम सत्याग्रह के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न है कि बाइकॉम सत्याग्रह का संबंध है या अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। जी हाँ, बिल्कुल एक सत्याग्रह था और महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। जी बिल्कुल, गांधी जी ने इसमें हिस्सा लिया था, लेकिन गांधी जी ने इसका नेतृत्व नहीं किया था। तो इसका उत्तर दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे बता दें कि बाइकॉम सत्याग्रह आपकी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बाइकॉम सत्याग्रह के 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं जो शताब्दी वर्ष के रूप में पूर्ण हुई हैं उन्हें आयोग पूछ सकता है। तो बाइकॉम सत्याग्रह आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसका डिटेल आप हमसे जुड़ सकते हैं और इसका डिटेल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण जो है दीर्घ भंडारण जीवन देता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आप गोदामों में अनाज को सुरक्षित रखते हैं तो वो कैसे, तो श्वसन दर का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर सी होगा और क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बी होगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन 25 पर हम चल रहे हैं, 35 पर। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, ये है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सी होगा, यानी कि सी विकल्प सुमेलित नहीं है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने कब लिखा था, तो इसका उत्तर होगा बी। और खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो पानी निकलने का प्रमुख कारण क्या है, इसका उत्तर होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 38 में है कि निम्नांकित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसका उत्तर है सुरसर मानसर झील, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 39 का जो उत्तर होगा, टापा कपड़ा बनाया जाता है, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा बी। अब आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा ऐसा पौधा है जिससे टापा कपड़ा बनता है, तो उसके लिए आपको हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नांकित में से किस अधिनियम ने सामूहिक कार्य संचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में
उसके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया। तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। यहाँ आपको लास्ट में हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि भारत में विभागीय प्रणाली को शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो लॉर्ड कैनिंग को जाता है। मंत्री उत्तरदायित्व की शुरुआत 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने किया था। भारत में विभागीय प्रणाली का जनक लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। आज के लिए इतना ही। आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप सब हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ आपको बहुत जल्दी हम बहुत सारा मैटर प्रोवाइड करने वाले हैं। और व्हाट्सएप पर मैसेज करें अपना नाम और अपना ज़िला, और आप हमें हमारे जीआईसी और जीडीसी की क्लास से भी जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज को भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने टेक्निकल इंजीनियर मनोज भाई जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं जिनके सौजन्य से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है। आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबको बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।